Hello, dear all, very good evening. मीनू, कोमल, नमस्कार, नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। तो जो आपको शेड्यूल मिला है उस शेड्यूल में ना राज्यसभा का टॉपिक दिखाया गया है, जबकि राज्यसभा में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसलिए आप उसे टॉपिक को इग्नोर करेंगे, उसे मैंने ठीक करा दिया है, मतलब वो ठीक करा दूंगा मैं बेसिकली। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो राज्य विधानमंडल से स्टार्ट होगा। हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो यहाँ किया था, लास्ट टॉपिक यहीं पे छोड़ा था। तो अब हमारा जो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम पॉलिटी का, वो राज्य विधानमंडल से स्टार्ट करेंगे। पिछले टॉपिक से कोई दिक्कत है तो बताइएगा। मेनका जी, वेरी गुड इवनिंग। पुष्पेंद्र मलिक जी, वेरी गुड इवनिंग। तो डियर जी, आज का जो टॉपिक है वो है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक डाउट किसी का होगा तो वो ले लेंगे। सर, सबसे पहले राज्य विधानमंडल में कौन कौन लोग होते हैं? एक तो सर राज्यपाल होता है, पहला। दूसरा सर विधानसभा होता है, और ये तीसरा विधान परिषद होती है। बोल पांडे। और तीसरा सर जो विधान परिषद होती है। इन तीनों को हम लोग भारत की संसद के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो भारत की संसद का मतलब यह है कि राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। आर्टिकल देखो भाई, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। हाँ सर भाई, भारत की एक राज्यसभा होगी, दो सदनों होंगे, दो सदन में एक राज्यसभा होगी जिसे उत्सदन कहते हैं, वो आर्टिकल 80 में है। और यहाँ पर लोकसभा है आर्टिकल 81 में, है कि नहीं? जब मैं राज्य विधानमंडल की बात कहता हूं तो सर, जो काम केंद्र में राष्ट्रपति करता है, राज्य में वही राज्यपाल करता है। तो यानी इन दोनों की शक्ति केंद्र और राज्य के स्तर पे जो है वो बराबर होती है। बोलो हाँ या ना? लेकिन केंद्र के स्तर पे जो काम राज्यसभा करती है वही काम राज्य के स्तर पे विधान परिषद करती है बेटा। विधान परिषद करती है। और जो काम केंद्र के स्तर पे लोकसभा करती है वही काम राज्य के स्तर पे विधानसभा करती है। तो आपने गड़बड़ी देखी। गड़बड़ी ये है कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल बराबर हैं तो फिर राज्यसभा के बराबर विधानसभा क्यों लिखा गया? आप देखेंगे राज्यसभा का जो रोल है वैसा रोल कि राज्य में विधान परिषद का होता है, और जो रोल लोकसभा का होता है वो विधानसभा का होता है। आप देखेंगे दोनों अपोजिट चले गए। इसके बराबर जो काम करता है वो विधान परिषद है, वो नीचे है, और इसके बराबर जो काम करती है वो विधानसभा ऊपर है। ऐसा क्यों सर? उत्तर, ऐसा इसलिए कि किसी राज्य में विधान परिषद का होना ना होना उस राज्य की विधानसभा पे डिपेंड करता है। अगर उस राज्य की विधानसभा को लगे कि विधान परिषद को लाना चाहिए तो लेकर के आएंगे, अगर लगे कि नहीं लाना है तो नहीं लेके आएंगे। और सर ऑप्शनल बना दिया गया है इसको, इसलिए इसको सर हमने नीचे रखा है। अगर मान के चलो इसे ऊपर रख देते, राज्यपाल के बाद विधान परिषद आता, विधान परिषद के बाद ना विधानसभा आती, तो क्या गड़बड़ होनी थी? सर नहीं नहीं, मैं ऑनलाइन क्लास। तो एक काम करो ना, शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ घर पे। लोकेशन में ना मैं घर पहुंच करके लोकेशन फॉरवर्ड करता हूँ आपको। मैं 5:15 5:30 तक आपको ना लोकेशन भिजवाता हूँ। आप कमर बांध के, उसके बाद मैं फ्री हूँ। यहाँ से निकलूंगा आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक। थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र, थैंक यू सो मच बच्चे।
इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है कि हमने पढ़ाया, आपको समझ में आया, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल वर्ड्स, फीडबैक, रेस्पेक्ट, कंसर्न। ओके, बढ़ो आगे। तो सर ये विधानसभा की जगह विधान परिषद क्यों नहीं लेकर के आए? बेटा कारण है। कारण ये है कि विधान परिषद को हम लोगों ने बना दिया है ऑप्शनल। मतलब सर, मतलब ये कि किसी राज्य में विधान परिषद होगा कि नहीं होगा, ये उस राज्य की विधानसभा पे डिपेंड करता है। अगर विधानसभा को लगता है कि विधान परिषद लाना चाहिए तो ले आएंगे, अगर लगता नहीं लाना चाहिए तो नहीं लाएंगे। अगर विधान परिषद को अगर हम ऊपर लिख देते तो इसका मतलब ये होता कि विधान परिषद स्थायी हो जाता, ठीक वैसे जैसे राज्यसभा यहां पर स्थायी है। अगर हम इसको ऊपर ले जाते तो ये बेटा स्थायी हो जाना था, और मुझे स्थायी तो करना ही नहीं है। सरोज बालाजी, ओम, वेरी ओम। अब ये स्थायी तो सर होता नहीं है विधान परिषद, इसको हटाया जा सकता, मतलब विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है, राज्यसभा की तरह स्थायी नहीं होता। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और अगर आप यहां देखेंगे तो भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, राज्यसभा होगी अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा होगी अनुच्छेद 81 में। लेकिन यहां आप देखेंगे तो राज्यपाल 153 में है, ये तो सही है सर, लेकिन इसके बाद देखिए विधानसभा के लिए आर्टिकल 170 है और विधान परिषद के लिए आर्टिकल 171 है। तो यहां राज्यसभा की 80 है, यहां लोकसभा की 81 है, तो यानी 80 के बाद 81 आ रहा है। लेकिन अगर यहां आप देखेंगे तो 170 विधानसभा है और 171 विधान परिषद। वो इसलिए किया गया है ताकि वो नीचे चला जाए, क्योंकि जैसे ही आप विधानसभा की जगह इसको लेकर के आएंगे तो विधान परिषद कंपलसरी हो जाती, और मुझे उसे कंपलसरी करना नहीं है, मुझे उसे ऑप्शनल करना है, क्योंकि उसकी संवैधानिक स्वीकृति जो है वो भारत के संविधान में नहीं है, एक्सेप्ट विधानसभा उसे लायक नहीं लाया। और भारत में 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदन हैं। 2 सदन मतलब जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हैं। ऐसे 6 राज्य कौन कौन से हैं सर? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र और तेलंगाना। टीएस मतलब तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना राज्य। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो स्ट्रेंथ है आप देखोगे तो 100 है, बिहार में और कर्नाटका में जो स्ट्रेंथ है वो 75 है, दोनों में सेम है। महाराष्ट्र में जो स्ट्रेंथ है सर वो 78 है, आंध्र प्रदेश में जो स्ट्रेंथ है वो 50 है, और तेलंगाना में जो स्ट्रेंथ है वो 40 है। अब किसी राज्य में विधान परिषद होगा कि नहीं होगा सर, ये उस राज्य की विधानसभा पे डिपेंड करता है। अब अगर उस राज्य की विधानसभा को लगता है कि विधान परिषद को लाना चाहिए, विधान परिषद को लाना चाहिए, इसको इरेज कर देते बच्चे। ओके, उस राज्य की विधानसभा को लगता है कि विधान परिषद लाना चाहिए। अब देखिए, वो चाहता है कि विधान परिषद को लाना, तो सर विधान परिषद को लाने के लिए एक बिल पास करेंगे, और ये बिल पास करके वो भेज देंगे किसके पास? भारत की संसद के पास। अगर भारत की संसद ने उनको कह दिया कि बेटा बना लो, सर वो विधान परिषद बन जाएगा। लेकिन अगर उसी राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को हटाने के लिए बिल पास किया है, तो बिल पास करके वो भेजेंगे किसके पास? संसद के पास, और संसद फिर कह देगी कि भाई हटा ले। यानी विधान परिषद को लाना हो चाहे हटाना हो, उसमें आखिरी स्वीकृति किसकी चाहिए होगी? संसद की। और किसी राज्य में विधान परिषद को लाना हो चाहे हटाना हो, लाना मतलब सर इसको कहते हैं उत्सादन, सॉरी उत्सर्जन। लाना मतलब उत्सर्जन और हटाना मतलब उत्सादन। किसी राज्य में विधान परिषद को लाना हो चाहे हटाना हो, ऐसा उस राज्य की विधानसभा बिल पास करके संसद को भेजेगी, और संसद ने अगर आखिरी स्वीकृति में हाँ ना कर दिया तो विधान परिषद खत्म हो जाएगा। अब किसी राज्य के अंदर विधान परिषद का उत्सादन व उत्सर्जन आप देखेंगे एक ही प्रक्रिया से होता है, तो उत्सर्जन और उत्सादन एक प्रक्रिया मतलब एक आर्टिकल। तो संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत इसका उत्सर्जन भी होता है और इसका उत्सादन भी होता है। ठीक है,
कौन सा, कोमल जी कौन सा रिपीट करना है? ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा आप रिपीट कराने के लिए कह रहे हैं बच्चे? यहां तक कहानी क्लियर हुई? किसी राज्य में विधान परिषद का होना ना होना उस राज्य की विधानसभा पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर मुझे विधान परिषद दिख रही है। क्या कोई ऐसा राज्य हो सकता है जहां विधान परिषद लाई जा सके? हाँ सर, उस राज्य की विधानसभा को डिपेंड करना है कि वो लाए कि ना लाए। लाना चाहे तो संसद की स्वीकृति से वो ले आ सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारे पास 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, सर उनमें से किसी एक राज्य में अगर मुझे विधान परिषद को हटाना हो तो हटाया जा सकता? हटाया जा सकता है। विधानसभा बिल पास करेगी हटाने के लिए, संसद को कहेगी हम हटाना चाहते हैं, संसद उसे हटा ले देगी। यही कहानी है डियर जी। तो लाना हटाना जो है सेम प्रक्रिया के तहत होगा। तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि बताइए विधान परिषद का उत्साधन और उत्सर्जन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आपको आंसर करना है अनुच्छेद 169 के तहत। ठीक है, ठीक है। तो सर एक बात बताइए, किसी राज्य के अंदर विधान परिषद का होना क्या फायदेमंद होता है क्या, या फिर नुकसानदायक होता है? तो बेटा फायदा और नुकसान एक साथ ही आता है, फायदा भी और नुकसान भी। जैसे जैसे समझाता हूं बेटा, ये है हमारी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार में किस पार्टी की मेजोरिटी है? बीजेपी की। अब बीजेपी की जो सरकार है सर, एक कानून बनाना चाहती है। एक बात बताइए, कानून क्या हरियाणा में बनना आसान है क्या? हाँ सर। जब बीजेपी की सरकार ही है, कानून बनाने के लिए उसको कहां लेकर के आना पड़ेगा? विधानसभा में। विधानसभा में तो ये कानून पास हो ही जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी से पास होना चाहिए ना, बीजेपी तो पास कर ही देगी। और फिर ये बिल जाएगा किसके पास? राज्यपाल के पास। और राज्यपाल कौन? सर हरियाणा का, बीजेपी का से ही तो संबंधित है वो। भाई प्रधानमंत्री ने ही तो उसकी नियुक्ति दिलवाई है राष्ट्रपति के तहत, और राष्ट्रपति के तहत जिसको प्रधानमंत्री ने नियुक्ति दिलवाई वो अपना ही तो खास होगा ना। तो एक तरीके से ये जो गवर्नर होता है ये बीजेपी का ही है। तो सर देखिए कितना आसान है हरियाणा के केस में कानून बनना। तो इसका मतलब ये हुआ कि विधान परिषद ना होने से कानून बन गया। और मान के चलिए ये कानून जो है वो बहुत जरूरी था बनाना, तो देखिए कोई बिना बिना पंगे के ही तो कानून बन गया ना। बिल्कुल संदीप, मना कर सकती है संसद भाई, मैंने बता तो दिया। ये जो संसद है, देखो संसद जो है विधानसभा को मंजूरी दे देगी तो ठीक है, और मंजूरी नहीं देगी और मान के चलो उसे कहे हम मंजूरी नहीं देते तो भी ठीक है। यानी लाना ना हटाना संसद के ऊपर डिपेंड करता है। संसद ने स्वीकृति दी तो ठीक है, नहीं दी तो नहीं बनेगा। कहानी सिंपल डियर संदीप। तो हरियाणा ने सर, बीजेपी, हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट ने कानून बनाना बहुत आसान है, बना दिया सर, क्योंकि विधानसभा में आराम से पास हो जाएगा, गवर्नर साइन कर ही देगा। तो देखिए फायदा हुआ कि नहीं हुआ विधान परिषद के ना होने का, क्योंकि एक सदन से ही काम हो गया। अब मान के चलो अगर हरियाणा में विधान परिषद होती तो सर सबसे पहले तो विधानसभा में लेके आते, फिर विधान परिषद में भेजते, और मान के चलो विधान परिषद वहां कैंसिल कर देती, तब तो सर ये तो नुकसानदायक होगी। भैया जो कानून बनाना बहुत जरूरी है, विधान परिषद ने उसे रिजेक्ट कर दिया, वो कानून ही नहीं बन पाएगा। हरियाणा सरकार की तो दिक्कत होगी, है कि नहीं? तो विधान परिषद का होने का फायदा या नुकसान है? सर फायदा और नुकसान दोनों है। अब देखो मान के चलो ये कानून थोड़ा गलत था, पर इस कानून से आप और मैं प्रभावित हो सकते थे, हमारी जो शक्ति है उसको कंट्रोल किया जा सकता था। तो इस कानून को बनने से रोकने के लिए विधान परिषद ने अपना रोल प्ले किया कि नहीं किया? तो विधान परिषद ने उस पर अपनी मंजूरी नहीं दी, देखिए वो कानून जो हमें प्रभावित कर सकता था वो बनेगा ही नहीं। तो देखो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, ये तो फायदा है। लेकिन मान के चलो वो कानून बनना बहुत जरूरी है, आपको और मेरे को फायदा पहुंचता। सरकार लेके आना चाहती है, विधान परिषद में दूसरी पार्टी की सरकार बैठी हुई, दूसरी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बिल बनने ही नहीं दिया, क्योंकि उनको लगा कि इसके कानून बनते ही सारी वाहवाही सरकार ले लेगी और अगले चुनाव में सरकार को फायदा मिलेगा, यानी इसको ही वोट मिलेंगे, तो हम वोट लेने नहीं देते। तो देखिए विधान परिषद ने उस कानून को बनने नहीं दिया। उस मामले में ये नुकसानदायक हो गया कि नहीं होगा? हाँ सर, उस मामले में ये नुकसानदायक हो, यानी विधान परिषद का होना और ना होना फायदा और नुकसान दोनों ही होता है। अगर किसी राज्य में बेटा विधान परिषद है तो ठीक है, और विधान परिषद नहीं है तो भी ठीक है। तो सर इन राज्यों ने विधान परिषद को क्यों लेकर के आए बेटा? क्योंकि ये राज्य चाहते हैं कि लोकतंत्र बना रहे।
ये लोग लोकतंत्र की इज्जत कर रहे हैं, इसलिए ले आए। लोकतंत्र का मतलब सर, लोकतंत्र का मतलब बेटा सिर्फ सरकार जनता के द्वारा बनना नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें सामने वाले से हम लोग किसी भी मुद्दे पे डिबेट भी करा सकें, डिस्कस भी करा सकें, और अगर मुझे उसमें मजा नहीं आया तो मैं उसमें अपनी नामंजूरी भी दर्ज कर सकता हूं। समझ में आई कि नहीं आई कहानी? सर ऐसा लोकतंत्र जहां डिबेट हो, डिस्कशंस हो, डाइसेंट हो, जहां चर्चा हो, विस्तृत और गहन चर्चा हो, जहां पर अपनी नाराजगी भी शो करनी हो, तो डिबेट, डिस्कशंस एंड वोटिंग। और वोटिंग में मैं अगर अपनी ना करना चाहता हूं, रजामंदी नहीं देना चाहता, तो मैं वो भी कर सकता हूं। असली में लोकतंत्र का मतलब एक ये भी है, एक तो वो होता है ना टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वो तो है ही है। साथ में लोकतंत्र का मतलब होता है डिबेट, डिस्कशन एंड वोटिंग। अगर किसी राज्य की विधानसभा ने एक बिल पास कर दिया, तो ऐसी राज्य हैं जो मैंने यहां पर स्क्रीन पे लिखा है, ये राज्य ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, इसलिए इस बिल को हम दूसरे सदन में भी क्या करवाना चाहते हैं, डिबेट, डिस्कशन, और उस वोटिंग में अगर डाइसेंट मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि सर जिन राज्यों में ये है वो लोग इज्जत कर रहे हैं लोकतंत्र की, और जहां नहीं है वो लोग इज्जत नहीं कर रहे लोकतंत्र की। और जरूरी नहीं है कि उस राज्य में अगर मतलब विधान परिषद होगी ही होगी। कई बार क्या होता है सर कि ऐसी कंडीशन होती है कि उस राज्य में विधान परिषद बनी नहीं सकती। मतलब सर मैं समझाता हूं। ये देखो भाई, आपने लोकसभा समझ लिया तो एक तरीके से आपने किसको समझ लिया, विधानसभा को। क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल कितना, 5 साल, विधानसभा का कार्यकाल कितना। देखो लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा जैसा रोल प्ले करता है केंद्र में, वैसा ही रोल प्ले करता है विधानसभा राज्य में। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, 5 साल। कितने उम्र में आप लोकसभा का मेंबर बन सकते हैं, 25 साल में। तो विधानसभा में वही 25 साल में आप मेंबर बन सकते हैं। 5 साल आपका वहां कार्यकाल होता है, स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, 3 सत्र होते हैं। सर मनी बिल आता है, संविधान संशोधन बिल यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि संविधान संशोधन बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है। आप देखेंगे तो लगभग लगभग बराबर है। लेकिन वहां लोकसभा की जो स्ट्रेंथ होती थी वो होती थी 552, न्यूनतम तो कुछ होती नहीं थी। लेकिन राज्यों में यह बोला गया है कि विधानसभा जो होगी वो 500 से ज्यादा नहीं हो सकती भैया। किसी भी सूरत में उस राज्य की विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगले ही पॉइंट में बोला गया है 60 से कम भी नहीं होगी। उस राज्य में 500 से ज्यादा सदस्य संख्या नहीं हो सकते भाई, लेकिन 60 से कम भी नहीं हो सकते। लेकिन आप देखेंगे सर एक गड़बड़ है। सिक्किम, गोवा और मिजोरम, अगर इन 3 राज्यों पे जाएं तो आप देखेंगे 32, 40, 40 है। मतलब ये वो राज्य हैं जहां पर विधानसभा की संख्या 60 से कम है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा इन राज्यों में जनसंख्या इतनी है ही नहीं। क्योंकि ये जो सदस्य संख्या है ये किस पे तय होती है, ये जनसंख्या पे तय होती है। और ये राज्य भारत के ऐसे राज्य हैं जो बहुत छोटे हैं, जहां जनसंख्या बहुत कम है। और अगर आपने हाल फिलहाल अगर पढ़ा होगा, सुना होगा, तो सिक्किम के सीएम ने ये बात कही भी है कि अगर सिक्किम में प्रजनन दर बहुत कम हो गया, मैटरनिटी रेट बहुत हो गया, मैटरनिटी रेट बोलता हूं मैं, हाँ मैटरनिटी रेट जो है वो बहुत कम हो गया है, प्रजनन दर बहुत कम हो गई है। तो सिक्किम गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई बच्चे पैदा करो, दूसरा बच्चा अगर होगा तो आपको छुट्टी मिलेगी, पिता को भी छुट्टी मिलेगी। माँ को तो मिलती ही मिलती कम से कम 6 महीने की, पिता को भी छुट्टी मिलेगी जिसे हम पैटर्निटी लीव कहते हैं। बच्चे की एजुकेशन पे सिक्किम गवर्नमेंट ध्यान देगी। 1 साल जो है बच्चे को एक आया भी देगी सिक्किम गवर्नमेंट, एक आया देगी जो बच्चे की देखभाल करेंगे। तो बच्चे पैदा करो, क्योंकि वहां के जो लोग हैं बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, ये कहानी है। तो सिक्किम की जनसंख्या तो ऑलरेडी बहुत कम है सर, तभी तो सिक्किम की गवर्नमेंट को बात बोलनी पड़ी, है कि नहीं? तो जनसंख्या कम होने की वजह से इन राज्यों में खींच खींच करके हम कितना लेके गए, 32, 40, 40। इनमें सर इतनी पॉपुलेशन है ही नहीं कि 60 तक मेंटेन भी कर सकते थे। इसलिए इन राज्यों के संदर्भ में हमने कानून बना करके क्या किया, 32, 40, 40 मिनिमम फिक्स कर दिए कि इन राज्यों में इतना तो होगा ही होगा। अब एक बात बताओ, अगर सिक्किम में 32 सीट हैं, वहां पर विधान परिषद बनाई जा सकती है क्या? अब देखिए, अगर किसी राज्य में विधान परिषद मुझे बनाना है
तो विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी? उस राज्य की विधानसभा का 1/3 से बेटा ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस राज्य की विधानसभा का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ बोल दिया गया कि बेटा 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। 40 से कम नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, यहां जो आपने देखा, इसमें सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ किसकी है? तेलंगाना की। कितनी? 40। तो यानी 40 है सबसे कम, और वो 40 यहां पर वो कह रहा है कि इतने होने चाहिए। तो हमने देखा तेलंगाना में 40 तो मेंटेन है। क्या सिक्किम में हो सकता है सर विधान परिषद? बेटा एक बात बताओ, अगर मुझे विधान परिषद सिक्किम की बनानी पड़ेगी, तो सिक्किम की विधानसभा का 1/3 सदस्य से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 1/3 सदस्य सर लगभग 11 हो गए। वो कहता है 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। आप देखिए, आपका 1/3 11 बनता है, तो 40 से कम क्या था? सवाल ही पैदा नहीं। तो इसलिए सिक्किम में किसी भी कीमत पे विधान परिषद नहीं बन सकती। गोवा में आ जाओ, मिजोरम में आ जाओ, इनका 1/3 निकाल के देखो कितने आएंगे। 13 आएंगे सर। तो आपका 1/3 13 आया है, तो मिनिमम तो 40 मेंटेन करना ही करना है हमें। इसलिए ऐसे राज्य हैं जहां पर पॉसिबल नहीं। आप हरियाणा में आ जाओ, हरियाणा में विधान परिषद पॉसिबल है क्या? सर हरियाणा में 90 का 1/3 30 होता है, और ये कहता है कि 40 तो आपका मिनिमम होना चाहिए, इससे तो कम तो आप होना नहीं चाहिए। आप देखिए 1/3 आपका 30 है। इसलिए हरियाणा के मामले में आज विधान परिषद पॉसिबल नहीं है। लाना चाहे तो भी नहीं लेके आ सकते हरियाणा, तो ना जी। तो यहां तक कहानी क्लियर हो गए बच्चे? और अगर यूपी की बात करो, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सदस्य संख्या है? 403 यूपी की विधानसभा में। तो 403 का 1/3 कितना हो गया? लगभग 135 हो गया। तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 100 ही तो हैं। और अगर उत्तर प्रदेश लाना चाहे तो और कितने ला सकता है सर? 35 और ला सकता है। 135 से ज्यादा नहीं ले सकता वो, क्योंकि विधानसभा का 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे। तो बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट, दिक्कत, समस्या बच्चे? पूछिए फिर। यहां तक कोई डाउट भैया? जल्दी पूछिए। गुड ईयर मोनिका। कोई डाउट नहीं है कोमल, बहुत ही अच्छी बात है। डन। ठीक। ओके, तो आना ही था। बच्चों को सामने बैठाकर पढ़ाना डिफिकल्ट है या कैमरा में? डियर पुष्पेंद्र, डेफिनेटली कैमरे में पढ़ाना बड़ा मुश्किल है भाई।
सामने अगर बच्चे बैठे हो तो मजा आता है। मतलब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, और अगर मुझे ये बोला कि सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाओ तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मतलब मैं ऑनलाइन छोड़ दूंगा लेकिन ऑफलाइन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ऑफलाइन में यार सेटिस्फेक्शन होती है। मुझे पता होता है कि मैंने जो बताया बच्चे ने सीखा, वाद विवाद, बातें इधर उधर की, 10 चीजें सिखाना समझाना, वो हो पाता है ऑफलाइन में, सॉरी हाँ ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में ये चीज नहीं हो पाती। ऑफलाइन में तो आप, ऑनलाइन में तो आप देखिए यार, एक स्क्रीन है जिसपे मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसपे मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ। तो बच्चे एक बात बताइए, इसमें क्या मजा आएगा? इस रूम में मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, और ये कह सकते हो कि मैं अपने आप को पागल कर रहा हूँ समय के साथ, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। तो सीरियसली सेटिस्फेक्शन नहीं आती। लेकिन वही बात है, हर चीज का एक नेगेटिव पहलू है तो पॉजिटिव पहलू भी है। ऑनलाइन का पॉजिटिव पहलू ये है कि भैया यहाँ पर आपको क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म से फायदा ये हो जाता है कि कोई चीज अगर आप मिस कर गए और अगर मैंने वो चीज क्लियर नहीं की, तो आप वापस से बार बार उसे ना रिपीट करके देख सकते हैं, जिससे अगर समझना चाहें तो उसे समझ सकते हैं। तो एक तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है। तो इससे ना आपकी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है कि मुझे भैया 4 बजे ही सर की क्लास बैठ करके देखनी। आप रात के 10 बजे भी फ्री हैं तो 10 बजे भी बैठ करके देखिए, वो आपको मिल जाएगा। बस लाइव नहीं हो पाएगा, अभी जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं मैं आपके जवाब नहीं दे पाऊंगा, बस इतना ही होगा, बाकी तो अवेलेबल है सारी चीजें। तो फायदा नुकसान जो है समय समय के साथ है। लेकिन ऑनलाइन का, अच्छा, ऑनलाइन की क्लास में क्या होता है कि आप जहां बैठे हैं, जिस तरीके से बैठे हैं, बैठिए पढ़िए। ऑफलाइन में तैयार होके आइए। आप अपने घर में बैठे हैं, रूम में बैठे हुए हैं, एक चार दीवारी में, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है। ऑफलाइन में आओगे तो भैया आसपास बहुत डिस्ट्रैक्शंस दिखेंगे, तो उसका नुकसान है। हाँ, हमारे पास ग्रेजुएशन में और पीजी में पॉलिटी नहीं थी, बट अब आप समझ आ रहा है अच्छे से सर। अच्छी बात है कोमल, इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? बिल्कुल सर जी, ठीक भी है। आज आप इनको सारा, थैंक यू सो मच सुरेंद्र कुमार जी, थैंक यू सो मच। आप टिन को सहारा, अच्छा तिनके को सहारा मिल गया आज हमको। अच्छा उषा कपूर जी, माफी चाहूंगा मैं समझ नहीं पाया। तिनके को सहारा अच्छा तिनके को सहारा लिख रहे हैं ना, तिनके, ठीक ठीक। इसमें हमारा लॉस है फिर, अगर हम क्लास के टाइम समझ नहीं बजाय दूसरा काम करेंगे तो सर। डियर कोमल जी, मैंने क्या कहा कि फायदे नुकसान दोनों साथ साथ आते हैं। मीन्स बच्चों के लिए अच्छा है बट आपको मजा नहीं आता जी। पुष्पेंद्र मलिक जी, मुझे मजा नहीं आता। अगर आप है ना मुझे ऑफलाइन में कभी देखेंगे या मेरे किसी भी ऑफलाइन स्टूडेंट से मिलेंगे और उसको अगर मेरी क्लास दिखाएंगे, तो आपको वो कहेगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में सर के जमीन आसमान का फर्क है। ऑफलाइन क्लास में मैं बहुत ही फनी अंदाज में पढ़ाता हूँ, बहुत ही फनी अंदाज में, और जितना मैं वहां पर बहुत ही लिबरल होता हूँ, और ऑनलाइन में मैं उतना ही आपको सख्त दिखूंगा। आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो सर थोड़े से सीरियस टाइप के, जबकि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा मैं आप मुझे देखते। अब मैं कैसे मजाक करूँ? कोई बच्चा होना चाहिए जिस पे इधर उधर बातें कर सके, वो हो नहीं पाता है ना। और ये भी नहीं समझ में आता है, अब आप सामने आप नहीं बैठे हैं तो मैं आपको समझ ही नहीं पाऊंगा कि भाई आप किस नेचर के स्टूडेंट हैं। भाई मेरे बोलने से ऐसा तो नहीं है कि आप ऑफेंडेड फील कर जाएं। तो ऑफलाइन में क्या होता है, समझ आ जाता है चेहरे से कि भाई ये बच्चा कैसा है, ऑफेंडेड फील करने वाला है कि नहीं है। तो उस लहजे से डेफिनेटली मुझे मजा नहीं आता है ऑनलाइन में। पर भैया भैया पेट भी कोई चीज है, उसको भी संभाले रखने के लिए क्लास तो लेनी पड़ेगी, तो ये दिक्कत है। ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि भैया आपका एक रूम है, 2 रूम में ही आपकी ऑनलाइन क्लास चल जाएगी, यहीं सारे क्लास लेते रहो, खर्चे ज्यादा होते नहीं है। ऑफलाइन में खर्चे बहुत होते हैं। भाई एसी चाहिए ही चाहिए, अब वो ऑफलाइन में आएगा तो एसी चाहिए चाहिए चाहिए। फीस की डिमांड ये होती है ऑफलाइन में कि कम से कम 25,000 रुपये चाहिए 4 महीने की कोचिंग के लिए, कम से कम। डिस्टर्ब नहीं है अंजना कालिया जी, आज थोड़े थके हुए हैं। मुझे थोड़ा सा ना L4 L5 इशू है, बैक का इशू है, और लगातार खड़े रहने से ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे। तो डिस्टर्ब तो नहीं हूँ, बट लगातार खड़े होने से जो बैक है वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, मतलब थोड़ा पेन करने लग जाता है, तो ये दिक्कत है। हाँ कह सकते हैं साहिल जी, ऑनलाइन क्लासेस जो है, किसी को अपना समय बचाना है, पैसा बचाना है, एनर्जी बचानी है, फालतू डिस्ट्रैक्शन से बचना है, तो ऑनलाइन क्लास बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। यार फीस कितने हैं? 600 700। यूपीएससी के बैच में तो मैं 1,000 रुपए में 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ।
भाई कॉन्स्टिट्यूशन अगर ज्योग्राफी पढ़नी है यूपीएससी का बैच में, मतलब आपको मैं तैयारी करा रहा हूँ यूपीएससी की मात्र 1000 रुपए में, और उसमें भी मेरा कोड अप्लाई कर दोगे ROH10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। थैंक यू सो मच सुरेंद्र कुमार जी। थैंक यू सो मच अंजना कालिया जी फॉर द फीडबैक डियर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सरोज बालाजी यही तो है ना, वो क्या होता है कि ऑनलाइन में उतने हो सकते हैं जबकि मुझे ऑफलाइन चाहिए। अच्छा बीके सर फनी पता है क्यों है, इसका कारण बताता हूं मैं, अगर आपको नहीं पता है तो। तो पुष्पेंद्र मलिक जी आप समझिए कि इसका लगभग 360 टर्न होता है मेरा ऑफलाइन क्लास, 360 टर्न। तो जो आप मुझे देख रहे हैं इसका 360 डिग्री जो है डिफरेंट, 360 वही नहीं आता। आप सोचेंगे सर घूम के वहीं आ जाएंगे, नहीं, मेरा 360 थोड़ा अलग है, मेरा 360 361 है। इतना चेंज हो जाता है ऑफलाइन ऑफलाइन में मेरे, कम से कम। वो तो है ही डियर कोमल, इसमें तो कोई, मैंने कहा ना कि हर चीज के अपने प्लस माइनस होते हैं। चलो थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र फॉर द फीडबैक बच्चे। चलो तो टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो कहाँ थे हम लोग, विधान परिषद पे। नफा नुकसान देख लिया, स्ट्रेंथ हम लोगों ने देख ली कि कितने मैक्सिमम हो सकते हैं कितने मिनिमम हो सकते हैं। अब बात करते हैं सर कि आपने ये बता तो दिया कि जो लोकसभा होती है उसके इक्विवेलेंट राज्यसभा विधानसभा होती है, और जो राज्य में राज्यसभा होती है, सॉरी जो राज्यसभा होती है राज्य में विधान परिषद जो होती है वो उसके इक्विवेलेंट होती है। तो राज्यसभा में मेंबर कैसे आते हैं, अप्रत्यक्ष। विधान परिषद में कैसे आएंगे, अप्रत्यक्ष। तो सर ये मेंबर आएंगे कैसे, समझो। मान के चलो कि विधान परिषद में नंबर जो है एक्स है, और इस एक्स को मान के चलो 120। मान के चलो कि विधान परिषद में 120 सदस्य संख्या है, तो इस 120 का, इसमें कोई दिक्कत दो राय नहीं है डी रंजना कालिया जी। लीसो ही एकमात्र हरियाणा में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई तो राय नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं लीसो पे पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं लीसो पे पढ़ाता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि लीसो सबसे कम पैसे में आपको बहुत ही क्वालिटी प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि आपको जो भी सर पढ़ा रहे हैं निसंदेह वो अपने फील्ड के महारत है, वो बहुत अच्छा कंटेंट आपको देते हैं और इतनी कम फीस में। मैंने तो कई बार है ना इनको बोला कि अपनी फीस बढ़ा लो भाई, सीरियसली अगर मैं मालिक होता तो मैं फीस बढ़ा देता, क्योंकि मैं इतने कम फीस में नहीं पढ़ाता। लेकिन ये लीसो वाले हैं, इनका आप है ना कोटि कोटि धन्यवाद कर सकते हैं, जिन्होंने इतने कम पैसे में ना आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिलवा रखा है। क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ साधारणतः ये यूपीएससी में जो सीडीएस के बैच होते हैं, जो एनडीए के बैच होते हैं, उनमें पढ़ाया जाता है। जो मैं आपको बताता हूँ ना कि पीछे का कंसेप्ट, कि ये कंसेप्ट क्या है, आप देखेंगे कि ऐसा कंसेप्ट जो है आप ऑफलाइन क्लासेस में भी चले जाइए, आपको जो टीचर पढ़ा रहा होगा उसको भी कंसेप्ट नहीं पता होता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे आता है तो बेटा मैं बता रहा हूँ, नहीं। दरअसल ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऑफलाइन जहां अगर आप पढ़ोगे उनको कंसेप्ट नहीं पता होते, और वो कंसेप्ट आपको सिर्फ कम पैसों में अगर लीसो प्रोवाइड करा तो इससे बेस्ट थोड़ी हो सकता कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच कोमल, थैंक यू सो मच। तो ये है, ये इसमें कोई तो राय नहीं है अंजना जी, कि लीसो नो डाउट बहुत कम पैसे ले रहा है आपसे, बहुत कम पैसे ले रहा है। खैर, तो सर इसमें मेंबर आते कैसे बेटा, 1/12, 1/12, 1/3, 1/3 और 1/6, ऐसे करके हम लोगों ने ना एक डिफरेंस निकाल रखा है कि इस 120 का, अब मैं ये 120 मैंने अपनी तरफ से सुना है जी, बिल्कुल कोमल जी बिल्कुल। तो 120 जो है ये मैंने अपनी तरफ से माना, तो मान के चलो इस 120 का जो 1/12 होगा वो स्टूडेंट्स होंगे जो कम से कम ग्रेजुएट्स हैं। अगर आप ग्रेजुएट्स हैं तो ही आप विधान परिषद में जा सकते हैं। मान के चलो हरियाणा के अंदर विधान परिषद होती, जो कि है नहीं, और होने की संभावना भी नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने बता दिया, 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता, हमारा 1/3 तो सिर्फ 30 ही हो रहा है, और वो कहता है 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो 1/3 है वही 30 हुआ है, तो 40 से कम का तो सर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मान के चल लीजिए कि हरियाणा के केस में अगर विधान परिषद होती और 120 स्ट्रेंथ होती, तो हरियाणा में 1/12 जो है इस विधान परिषद के ग्रेजुएट्स होते। यानी आप और मैं कहां रहते हैं, हरियाणा में। हरियाणा की जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है, जिसमें उनका नाम होता है, जो हरियाणा के अंदर चुनाव में वोट डालते हैं,
तो आपका और मेरा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो हरियाणा की इलेक्टोरल लिस्ट में जो ग्रेजुएट्स हैं वही ग्रेजुएट्स जो हैं टोटल का 1/12 हो सकते हैं। इसके लिए मुझे स्टेट इलेक्शन कमीशन में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा ताकि कल को विधान परिषद में जब चुनाव हो तो मैं ग्रेजुएट्स के रूप में उस चुनाव में हिस्सा ले सकूं, क्योंकि जनता तो भाग लेती नहीं है। इसी तरीके से सर 1/12 सदस्य होते हैं वो टीचर्स जिनको कम से कम हायर सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं, यानी जो 10वीं के स्कूल होते हैं, 10वीं के स्कूल में कम से कम 3 साल का उसके पास एक्सपीरियंस हो, और ये स्कूल रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अब मुझे 11 साल हो गए पढ़ाते हुए, ये 12वां साल है, 2023 में 12वां साल स्टार्ट हो गया मुझे पढ़ाते हुए। फिर भी मैं राज्यसभा में विधान परिषद में अगर जाना चाहूं तो मैं इस कैटेगरी में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं जिसका हिस्सा हूं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, ये अपने निजी धंधे होते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं है डियर। तो रिकॉग्नाइज नहीं है तो मैं एक एजुकेटर हूं, टीचर नहीं। टीचर कहाँ है? रिकॉग्नाइज स्कूल में। मैं टीचर नहीं हूं, मैं एक एजुकेटर हूं। एजुकेटर मतलब, एजुकेटर किसे कहते हैं सर? आजकल मार्केट में एक नया वर्ड है, और एजुकेटर वो है जो प्रोफेशनल है। भाई मैं लीसो पे इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि लीसो मेरे को सैलरी देता है। लीसो ने जिस दिन हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं सैलरी नहीं दे सकता, तो भाई मैं भी आपको नहीं पढ़ा सकता, ये मैं हूं, समझ रहे हो? तो एजुकेटर का मतलब होता है प्रोफेशनल हो जाना, यानी जो पढ़ाता ही है पैसे की वजह से। पैसा खत्म कर दो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, मैं तो अपने घर चला जाऊंगा, मैं तो नदी में डुबकी मारूंगा। मैंने कैसे तैसे कर रखी है, समझ रहे हो ना इस बात को? लेकिन अगर आप टीचर हैं तो आपकी एक मॉरल ऑब्लिगेशंस बन जाती है, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा नहीं भी दे रहे हैं बेटा कोई नहीं, मैं कम से कम अपने स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं करूंगा। ये होती है कहानी टीचर्स की और एजुकेटर के बीच में, समझ में आ गई? तो मैं टीचर नहीं हूं। वो कहता है कि ऐसा टीचर जिसको 10वीं से ऊपर की क्लास को पढ़ाते हुए कम से कम 3 साल हो गए और वो स्कूल रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इस 120 का 1/3 जो होंगे वो स्थानीय संस्थाओं से लिए जाएंगे। सर ये स्थानीय संस्थाएं कौन सी होंगी? बेटा स्थानीय संस्थाएं जैसे कि पंचायत हो जाएगी, स्थानीय संस्थाएं जैसे कि नगर निगम हो जाएगी, नगर पालिका हो जाएगी, नगर परिषद हो जाएगी, है ना? ये स्थानीय संस्था है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद। तो ये सर स्थानीय संस्था है। इन स्थानीय संस्थाओं से टोटल का कितना लिया जाएगा? 1/3। जी कोमल गिलोथिया जी आप भी पढ़ा सकते हैं लीसो पे, डेमो दीजिएगा, और डेमो कौन लेगा? वो डेमो मैं लूंगा। आओ मुझे सेटिस्फाई करो, अगर अपने ज्ञान से मुझे सेटिस्फाई कर गए तो वेलकम टू दी लीसो वर्ल्ड। चलो पढ़ाना इतना आसान थोड़ी है। मैंने सोचा था कि अरे पढ़ाना तो बहुत मुश्किल तो होता ही नहीं है, रात भर रट्टा मारो अगले दिन जाके पढ़ा दो, लेकिन नहीं, पढ़ाना इतना आसान नहीं होता बेटा। मुझे 12 साल भी पढ़ाना कैसे है मुझे समझ नहीं आया, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ मुझे वो भी समझ नहीं आया। मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें पसंद आ रहा है, कहानी खत्म। मेरे को तो हंसी आती है कि मैं पढ़ा भी पा रहा हूँ ठीक है, बेंच पे सबसे पीछे बैठने वाला स्टूडेंट पढ़ा पा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात। ठीक है आगे बढ़ो। 1/3 सदस्य जो होंगे सर वो होंगे जो विधायक को द्वारा समर्थित होंगे। अब हरियाणा में 90 विधायक हैं, हाँ, तो 90 विधायक सर अपनी तरफ से टोटल का 1/3 जो है वो समर्थन करके नगर विधान परिषद में लेकर के आएंगे। वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकते जो विधायक के अलग वो। ठीक है ओके, अब बढ़ते हैं आगे। एक बात बताओ, 120 का 1/12 कितना होता है? 10। 120 का 1/12 कितना होता है? 10। 1/3 40, 1/3 40, कितने हो गए? 40 40 80 और 10 10 100 हो गए। तो 120 में 100 हो गए तो बचे कितने? 20। तो 120 का 1/6 ही तो बचे ना। अब तो इसका 1/6 ही तो होता है ना, 20। तो बेटा ये देखो, अब जो बच गए कितने बच गए? 1/6। तो 1/6 वो होंगे जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे। याद कीजिए राज्यसभा में क्या राष्ट्रपति मनोनीत करता था? हाँ, उसी तरीके से विधान परिषद में राज्यपाल भी मनोनीत करेगा। कितने? सर टोटल का 1/6, टोटल का 1/6। अब जैसे कि बिहार कर्नाटका में चले जाओ, बिहार कर्नाटका में कितने? 78 है, तो 78 का 1/6 निकालना, 6 कम 6 सर, और 6 × 18। इसका मतलब 78 का 13 लोग जो हैं
वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे। तो राज्यपाल कहाँ से मनोनीत करेगा सर? राज्यपाल मनोनीत करेगा साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, सामाजिक कार्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से। रुकिएगा, क्या भारत के राष्ट्रपति भी इन्हीं 4 क्षेत्रों से चुनता था? हाँ, जब 4 क्षेत्र तो बेटा है ही है, लेकिन यहां देखो एक 5वां क्षेत्र भी है, जन सहकारी आंदोलन। जन सहकारी आंदोलन जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट, जन सहकारी आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए हैं, यानी ऐसे आंदोलन जो जनता को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे आंदोलन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, राज्यपाल टोटल 1/6 में उसे ले सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति कितने क्षेत्रों से लेता था? 4 क्षेत्रों से। और राज्यपाल कितने क्षेत्रों से ले सकता है? 5 क्षेत्रों से। तो बताइए मनोनीत करने की शक्ति किसके पास ज्यादा है? राष्ट्रपति के पास ज्यादा है या राज्यपाल के पास ज्यादा है? तो सर अगर 5 क्षेत्रों से राज्यपाल चुनता है तो डेफिनेटली राज्यपाल की मनोनीत करने की शक्ति ज्यादा है। यहां तक बच्चे क्लियर हुई कहानी? किसी को डाउट है तो पूछिएगा, किसी को डाउट है तो पूछिएगा। अच्छी बात है डियर कोमल अगर पढ़ाया है तो बच्चे, लेकिन फिर इतना जरूर कहता हूं कि पढ़ाना आसान नहीं है, है ना? इतना तो आप समझते ही हैं, पढ़ाना आसान नहीं है। तो मैंने विधानसभा और विधान परिषद में मेंबर कैसे आते हैं वो आपको बता दिया, वो आपने समझ भी लिया। नो सर, मीनू जी क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? अच्छा डाउट नहीं है, ठीक ठीक। अच्छा कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं राज्यपाल पे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है अंजना कालिया जी। राज्यपाल, बच्चे इसमें ना मार्कर अलग लेते हैं ताकि विजिबल हो। ग्रीन, ठीक। टॉपिक आज हमारा राज्यपाल का। एक राज्य में राज्यपाल होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह बात बताई गई है। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखा जाएगा, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। सर संविधान बना था तब तो यह बात आई थी, लेकिन फिर भारत के संविधान में एक संशोधन हुआ जिसे हम कहते हैं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, जिसके तहत यह बात तय हुई कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एक राज्यपाल होगा, और जिसमें यह तय हुआ कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 153 में बोला गया है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। पुष्पेंद्र जी ये बात तो आपकी भी सही है ना? लेकिन हमने अपने पे मेहनत की है भाई, राइटिंग पे मेहनत की है, तो राइटिंग ठीक है, ठीक ठाक निकल जाती है। बैक बेंचर की होती है भाई, उसका उदाहरण मैं हूं आपके सामने। एक्सेप्शंस होते हैं ना भाई कुछ, पुष्पेंद्र जी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो मैं उन्हीं एक्सेप्शंस में से एक हूं। तो इस आर्टिकल में तो बोला कि एक होगा, लेकिन संशोधन करके बोल दिया कि ना भैया, कल को अगर जरूरत होगी तो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एक अगर राज्यपाल बनाना तो बना सकते हैं, और 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एक हाईकोर्ट बनाना है तो बना सकते हैं। तो ये याद रखना, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एक हाईकोर्ट होगा किस संविधान संशोधन के तहत। और जब हम हाईकोर्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तब इस पे एक बार वापस चर्चा करेंगे हम लोग। आगे बढ़िए, यहां तक कहानी क्लियर? फिर सर इस व्यक्ति की जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति देगा। भारत के राष्ट्रपति ने उस व्यक्ति की नियुक्ति दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि सर उसकी उम्र कम से कम 35 साल है, भारत का नागरिक है, फलाना ढिंका। लेकिन यहां ध्यान रखा जाएगा, जब राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दे रहा होगा, तो राष्ट्रपति ये देखेगा कि वो संबंधित राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत ना हो। मतलब आप और मैं कहां हैं?
मनप्रीत सिंह समझा नहीं मैं, आप क्या लिख रहे हैं, थोड़ा सा उसको क्लियर कीजिए। संबंधित राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत ना हो, इसका क्या मतलब हुआ सर? एक बात बताओ, अभी हाल में जो हरियाणा का राज्यपाल है वो बेटा किस राज्य से है, बताना जरा। हरियाणा जीके में तो पढ़ाया गया होगा ना कि भाई जो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वो आप बताइए किस राज्य से। हरियाणा से तो नहीं है भाई वो, आप कहेंगे सर वो है तमिलनाडु से, है ना, कोई दत्तात्रेय करके है ना, तो हरियाणा के तो नहीं है वो पंजीकृत, वो सर तमिलनाडु से। अच्छा, उससे पहले किस राज्य से थे? अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिहार से थे। उससे पहले किस राज्य से थे? मध्य प्रदेश। और उससे पहले राजस्थान। आप देखेंगे जितने भी राज्यपाल आए हैं ना सर, वो राज्यपाल हैं जो हरियाणा के मतदाता सूची में नहीं थे। ऐसा क्यों सर? बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है। बोलो हाँ या ना? हाँ। अगर कल को केंद्र में राज्य में कोई ऐसी घटना घटे जिसका केंद्र को पता होना चाहिए और वो जो राज्यपाल है अगर उसी राज्य से लिया जाए तो हो सकता है केंद्र को वो उस मसले में पता ही ना, क्योंकि आज के टाइम पे राज्यपाल जो है अगर अलग राज्य से लिया गया तो हरियाणा तमिलनाडु के से अगर लिया गया है तो तमिलनाडु वाले का हरियाणा वाले के साथ कोई लेना देना तो है नहीं। हरियाणा में जो भी होगा केंद्र को बताएगा ही बताएगा, है कि नहीं? तेलंगाना से है, अच्छा, कोई तेलंगाना तमिलनाडु जो भी है जहां से भी है वो देखो आप लोग, तेलंगाना ठीक है, हरियाणा से तो नहीं है, हरियाणा की मतदाता सूची से तो नहीं है। क्यों नहीं है? ताकि हरियाणा की कोई ऐसी कोई गतिविधि जो केंद्र को पता होनी चाहिए सर राज्यपाल के थ्रू पता हो सकती। क्यों भैया राज्यपाल के थ्रू? क्यों? क्योंकि सर राज्य का प्रमुख तो राज्यपाल ही होता है ना। जिस तरह से इस देश में कोई भी काम राष्ट्रपति के बिना नहीं चल सकता, उसी तरह से राज्य का कोई काम राज्यपाल के बिना नहीं चल सकता। इसका मतलब ये है बच्चे, आप लोग जो हरियाणा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल को जो आपको नौकरी मिलेगी वो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल ही तो देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अप्रत्यक्ष रूप से वो राज्यपाल ही देगा आपको, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष। ठीक है सर, समझ में आ गई कहानी, बढ़िए आगे। तो ये समझ में आ गया कि मतदाता पंजीकृत उस राज्य से क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब उस राज्य में पंजीकृत मतदाता के रूप में होगा तो उस राज्य से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उस राज्य में करप्शन बढ़ सकते हैं, राज्य में कोई देश विरोधी कोई हरकत हो सकती है जो केंद्र को पता होनी चाहिए और हो सकता वो ना बताए, क्योंकि सरकार के साथ फिर मिल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए अलग राज्य से लिया जाता है। तो राष्ट्रपति जब नियुक्ति देगा तो ये देखेगा कि संबंधित राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत ना हो, और अगर नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति उसको राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दे देगा। जैसे ही उसको नियुक्ति मिलेगी आपको पता चलेगा कि उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। लेकिन सर एक गड़बड़ है, क्या? ये भी बात बोली गई है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो राज्यपाल बना रहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है, एग्जैक्टली पुष्पेंद्र मलिक जी, केंद्र अपनी मर्जी से लाते हैं राज्यपाल को, इसलिए राज्यपाल को बोला जाता है केंद्र का एजेंट। इसलिए राज्यपाल को बोला जाता है केंद्र का एजेंट, क्योंकि केंद्र ही उसकी नियुक्ति देता है। मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ। डियर जी, हम पहुंचते हैं सीधे कहां? 1947 के दौर में। ये एक राज्य है डियर जिसका नाम ए है, ये एक राज्य है जिसका नाम बी है। दोनों ही राज्यों में विविधता है, अलग अलग विविधताएं हैं। दोनों ही राज्य जो हैं आज किसका हिस्सा हैं? भारत का हिस्सा, ठीक है। लेकिन 1947 से पहले दोनों ही भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी विविधता थी और उनको लगता था कि भारत में उनका कल्याण होगा नहीं। इसलिए ए राज्य का जो राजा था वो अलग होना चाहता था और बी राजा का जो राजा था वो अलग होना चाहता था। लेकिन मजबूरी में उनको कहाँ आना पड़ा? भारत में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि डंके की चोट पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको ठोक पिट करके भारत बुलवा लिया। मर्जी नहीं थी सर, आ गए। लेकिन मुझे एक बात पता है कि ये जो ए राज्य है, मान के चल लो आज पंजाब है, तो बच्चे क्या पंजाब में देश विरोधी हरकतें होती हैं? आप कहेंगे यस सर, पंजाब में देश विरोधी हरकतें होती हैं। अगर आपने राज्य को इतनी शक्ति दे दी होती
कि वो अपनी तरफ से फैसला ले लेता तो आज तो पंजाब बिल्कुल अलग से देश बन जाता कि नहीं बन जाता। तो इसलिए एक तो ये कि हमने राज्यों को शक्ति नहीं दी, दूसरा पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, मैंने कहा कि एक राज्य का जो हेड होता है उसे हम राज्यपाल के नाम से जानते हैं। और राज्यपाल हमें क्यों लाना पड़ा, राज्यपाल का कंसेप्ट हम लोग कहां से उठा के लेके आए, कनाडा से, कि ऐसा राज्यपाल जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार देगी और वो काम करेगा राज्य में। अगर राज्य में कुछ भी ऐसा होता है जो देश विरोधी हो, बेटा वो राज्यपाल को पता चले जाएगा। राज्यपाल फट से जाएगा किसके पास, केंद्र के पास। केंद्र मतलब यहाँ राष्ट्रपति के पास, क्योंकि उसने नियुक्ति राष्ट्रपति ने दे रखी है। मैंने क्या कहा, कोई भी देश का काम बिना राष्ट्रपति के साइन के नहीं होगा, तो राष्ट्रपति ने उसको नियुक्ति दे रखी है, तो राष्ट्रपति को पहुंचेगा और बोलेगा साहब पंजाब में देश विरोधी हरकतें हो रही हैं। तो राष्ट्रपति सर ये बात बोलेगा प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री बोलेगा रॉ को, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, बोला पता करो रे पंजाब में क्या कुछ हो रहा है। तो रॉ बोलेगी हाँ सर वो जो राज्यपाल बोल रहा है बिल्कुल सही बात है, तो सर केंद्र जो है पंजाब में इमरजेंसी लगा देगी। समझ में आई कहानी? बेटा ये बात किसको पता चली, केंद्र को। किसके थ्रू, राज्यपाल के थ्रू। तो सर इसलिए राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का एजेंट के रूप में काम करता है। नहीं, ये पुष्पेंद्र मलिक आप कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कंसेप्ट है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इन रियासतों को अपने हिस्से में ले आए, इंडिया में मर्ज करा दिया इन्होंने, लेकिन ये इंडिया में ही रहे। ये कंसेप्ट तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पैदा किया कि राज्यपाल होगा जो केंद्र के द्वारा होगा और राज्य में काम करेगा, राज्य का कोई काम राज्यपाल के बिना नहीं चलेगा। यही वजह है कि राज्यपाल अलग राज्य की मतदाता सूची में से होना चाहिए, क्योंकि अगर पंजाब का ही कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल बन गया तो वो तो कभी नहीं बताएगा केंद्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यस सर, नो यस सर। इसलिए तो इसे अलग राज्य से उठा के लेके आए हैं, ताकि कल को कोई राज्य अलग होना चाहे तो नहीं हो सकता। आज किसमें दम है कि अगर राज्य का अलग होना चाहे तो हो जाएगा? स्टेट के पास पावर ही नहीं है पुष्पेंद्र मलिक, मैं वही तो समझा रहा हूं। ये देखो पंजाब को रगड़ दिया हमने, पंजाब के पास पावर है ही नहीं, कौन अपोज करेगा? क्या पंजाब ये कहेगा कि भाई राज्यपाल वही होगा जो मेरा होगा? अब आपसे पूछोगे क्यों भाई, तू क्यों डिमांड कर रहा है? तो फिर है ना, इसकी अलग होने की मंशा लोगों को समझ नहीं आ जाएगी। अगर पंजाब खड़ा होकर के ये कह दे कि राज्यपाल हमारा होना चाहिए, तो क्यों लेकर आवे तेरा राज्यपाल? फिर तो भारत में दूसरे राज्यों को समझ में नहीं आ जाएगा कि ये भाई गड़बड़ कर रहा है, ये अलग होने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टूड सर? अपोज करने का कोई लेना देना ही नहीं है। अपोज करने का ही मतलब है सामने वाले के दिमाग की घंटी बजाने शुरू कर दोगे आप। अपोज क्यों करोगे? और मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट बता सकता हूं जो आप है ना ऐसे माथा पीट लोगे, अरे सर ये क्या बता दिया आपने। समझाता हूं, ये देखो, राष्ट्रपति जो काम करता है वैसा ही काम राज्यपाल करता है ना राज्य में। हाँ सर, जो काम लोकसभा का है वैसा ही काम विधानसभा का है ना। हाँ सर, और जो काम राज्यसभा का है वैसा ही काम राष्ट्र में विधान परिषद का है ना। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, राज्यसभा कैसी होती है बेटा? आप कहोगे सर अप्रत्यक्ष रूप से होती है, ठीक है। विधान परिषद कैसी होती है? आप कहोगे सर अप्रत्यक्ष रूप से होती है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। अब यहां जाओ, राष्ट्रपति क्या होता है सर? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है कि नहीं? ओके, अब देखिएगा कंसेप्ट। राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल वो होता है सर जिसको भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। अरे सर ये क्या बात हुई, ये प्रत्यक्ष, ये भी है प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष, ये भी प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष है तो फिर इसे भी अप्रत्यक्ष निर्वाचित होना चाहिए ना, फिर इसकी नियुक्ति क्यों होती है कि नहीं कंसेप्ट? है कि नहीं कंसेप्ट? अरे सर बड़े भोले हो आप, मैं बताता हूं कि ऐसा गड़बड़ क्यों है। सर ऐसा गड़बड़ इसलिए है, अगर हमने राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कर दिया तो क्या वो राज्य केंद्र की फिर बात मानेगा? समझो, मैं भी एक एचसीएस ऑफिसर हूं, आप भी एक एचसीएस ऑफिसर हैं, दोनों की भर्ती सेम ईयर हुई है, 2023 में ही आप एचसीएस बने हैं,
2023 में ये भी HCS बना है, क्या ये HCS इस HCS से कम पावरफुल होगा क्या, या ये HCS इस HCS से कम पावरफुल होगा क्या? नहीं सर, नहीं, दोनों ही इक्वल होंगे, ना कोई कम होगा ना कोई ज्यादा होगा। अब सोचिए, अगर ये कंसेप्ट हम सेम लिख देते, सेम कर देते, ये वाला कंसेप्ट जितना ही ये कंसेप्ट कर देते, राज्यपाल की भी अगर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कर देते, तो क्या ये लोग केंद्र को ये नहीं कहते कि अब तुम ऐश करो? अब हम भी वैसे ही आए हैं जैसे तुम आए हो, और क्योंकि तुम्हारी पास अपनी एक ताकत है, तो हमारे पास भी तो अपनी ताकत होगी ना। यस सर नो? ये HCS बराबर है कि नहीं है? ये HCS की बात मानेगा? नो सर। ये HCS की बात मानेगा? नो सर। ये तो ऊपर वाले की बात मानेंगे, दोनों एक दूसरे की बात थोड़ी मानेंगे, तू मेरे तो नीचे तू मेरे, नहीं, दोनों बराबर रूप से आए। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो राज्य सरकार फिर केंद्र को आंख नहीं दिखाएगी, बोला जा रहा है तेरे जैसे 36 देके तेरी सुनते ही नहीं। लेकिन हमें क्या करना है? राज्य को अपने अंडर में करना है। तो काम करो, इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचित ना करके इसको नियुक्त करो, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ले भैया, काम खत्म। अब तुम उस तरीके से तो नहीं आए जिस तरीके से केंद्र है हमारा, और उस तरीके से नहीं है तो बेटा लो फिर हमारी सुनो फिर आप। यस सर नो? समझ में आई कहानी? ये कहानी होती है। इसका मतलब हमारी जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी विदाउट कंसेप्ट चल ही नहीं सकता। ये है कंसेप्ट। लेकिन किताबों में बस इतना ही लिखा होता है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के तहत सिर्फ नियुक्त होता है, काम खत्म। क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं बताया। क्या उसके लिए लीसो पे आपको रोहन सर की क्लास लेनी पड़ेगी? चलो जी आगे बढ़िए। जिस तरह से राष्ट्रपति सर राष्ट्रपति भवन में रहता है, उसी तरह से राज्यपाल राजभवन में रहता है, इसका ऑफिशियल रेजिडेंस है ये। और अगर आ गया है एक राष्ट्रपति, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति हटाना चाहे तो हटा सकता है उससे पहले ही। अगर इस्तीफा देना चाहे तो राष्ट्रपति को दे सकता है, हटना चाहे तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है, हटाना चाहे तो राष्ट्रपति हटा देगा, इस्तीफा देना चाहे तो इस्तीफा दे सकता है, और अगर मृत्यु हो जाए तो बेटा वो तो है ही है। ठीक है। और ये ध्यान रख लेना कि जो भी राज्यपाल होता है, जिस राज्य का राज्यपाल होता है, उस राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो राज्य के होते हैं, राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, उसका वो चांसलर होता है, उसका वो कुलपति होता है। तो सर बीजेपी ने जम्मू का कश्मीर में ऐसा ही खेल खेला था। एग्जैक्टली पुष्पेंद्र जी, खेल तो यही खेला था। देखा, अब आप समझ में आने लग गया आपको कंसेप्ट। जम्मू कश्मीर में जो खेल खेला गया था वो राज्यपाल के थ्रू ही तो खेला गया था, क्योंकि संविधान में क्या लिखा गया था? संविधान में ये लिखा गया था कि भैया अगर विधानसभा नहीं होगी जम्मू कश्मीर की, तो जो उस राज्य का जो प्रमुख होगा। अब सर राज्य का प्रमुख जो है, जम्मू कश्मीर का संविधान कहता है कि हमारा तो हेड भैया विधानसभा विधान परिषद होगी, लेकिन भारत के संविधान ने राज्य का प्रमुख तो राज्यपाल को माना है कि नहीं? और उस समय सर चुनाव होने वाले थे विधानसभा के, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, चुनाव होने ही नहीं दिए, और राज्य का मतलब उन्होंने लगाया राज्यपाल। तो राज्यपाल ने सर साइन कर दिए, साइन होते ही 370 जो है वो खत्म हो गया, बम पड़ गया सर, बॉम्बशेल, बॉम्बशेल हो गया, बॉम्बशेल। एग्जैक्टली धारा 370 हट गए भैया। देखा, माइंड गेम। अब धीरे धीरे ना दिमाग पे जो धूल चढ़ी हुई है ना, वो धीरे धीरे साफ होने लगी है आपकी। बढ़िए सर आगे। बेटा राज्यपाल है तो राज्यपाल के पास शक्ति भी तो होगी ना सर। जैसे हम राष्ट्रपति के केस में शक्ति पढ़ते थे, वैसे राज्यपाल के केस में भी शक्ति पढ़ो। क्या राष्ट्रपति किसी की सजा माफ कर सकता था? हाँ सर। कैसी सजा? सर उसको उम्र कैद की सजा हो तो माफ कर सकता था, उसको फांसी हो तो माफ कर सकता था, उसको अगर किसी को अगर कोर्ट मार्शल हुआ हो तो उसकी सजा माफ कर सकता था। बोलो हाँ या ना? लेकिन क्या ऐसी सजा राज्यपाल भी कर सकता है क्या माफ? हाँ सर। आर्टिकल 161 में राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ उम्र कैद में सजा माफ कर सकता है, फांसी और कोर्ट मार्शल में नहीं। ये तो राष्ट्रपति करेगा। फांसी की सजा माफ कराना हो, उम्र कैद या कोर्ट मार्शल, तो भारत का राष्ट्रपति किससे सलाह मशवरा करता था? मंत्री परिषद से सर। तो इसी तरह से राज्यपाल भी तो सलाह मशवरा करेगा ना मंत्री परिषद से। तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सलाह व सहायता के लिए किसको बनाया गया है? मंत्री परिषद को, डियर जी। और याद कीजिए, यहां जो मंत्री परिषद होती थी केंद्र की, कितनी होती थी? लोकसभा का 15% से ज्यादा नहीं होती थी, हाँ या ना? लेकिन ये कहां बोला गया था? ये बोला गया था सर
91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में यह बात बोली गई कि लोकसभा का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती मंत्रिपरिषद। मीनू जो भी राज्यपाल होगा वो उस राज्य की विश्वविद्यालय का कुलपति होगा, चांसलर होगा। आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ जो हरियाणा के अंदर, हरियाणा सरकार के अंडर काम करती है, उस यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ वाइस चांसलर की पोस्ट मिलेगी, चांसलर की नहीं, क्योंकि चांसलर राज्य का राज्यपाल होता है। अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि मेरे ख्याल से महेंद्रगढ़ में आपको बताया गया होगा, हरियाणा जीके में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है। चलो बहुत अच्छी बात है पुष्पेंद्र जी, आज पक्का हो गया। चलो बहुत ही अच्छी बात है, आइए इधर। तो सर 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा का 15% से ज्यादा नहीं होगा क्या, मंत्रिपरिषद केंद्र की। उसी तरीके से राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी, विधानसभा का 15% से ज्यादा ना हो, लेकिन 12 से कम भी ना हो, 12 से कम भी ना हो। सर दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी की जो मंत्रिपरिषद होगी उसके लिए कंडीशन क्या है कि विधानसभा का 10% से ज्यादा ना हो, यहां बोला गया है 12 से कम ना हो, यहां लिखिए 7 से कम ना हो, ठीक है। और अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यादेश निकालने की शक्ति होती थी, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के पास अध्यादेश निकालने की शक्ति। कहानी खत्म। यहां तक बच्चे किसी को डाउट है तो पूछिए। यहां तक किसी का डाउट है तो पूछिए। भारत राज्यों का जो राज्यपाल है सिर्फ उम्र कैद पे फैसले ले सकता है डियर, इसके लिए वो मंत्रिपरिषद से सलाह कर सकता है। राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी वो 15% से ज्यादा ना हो, लेकिन 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। और दिल्ली और पौंडीचेरी के केस में वो 10% और 7 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। अध्यादेश निकालता है 123 के तहत राष्ट्रपति, तो राज्यपाल भी राज्य में 213 के तहत अध्यादेश निकाल सकता है। राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर होती है, राज्यपाल के पास बेटा इमरजेंसी पावर नहीं होती है। कहानी खत्म, पैसा हजम। केंद्र का कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती थी, राष्ट्रपति के पास, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास, राज्यपाल के पास। कि जो विधायिका शक्ति होती थी वो राज्यसभा और लोकसभा के पास होती थी, तो राज्य की विधायिका शक्ति विधान परिषद और विधानसभा के पास है कि नहीं। लाई जा सकती है, संवैधानिक रूप से लाई भी जा सकती है पुष्पेंद्र मलिक जी, लेकिन अब लाना मुश्किल है। भारत में है ना, कोई चीज लाई अगर है तो उसका हटना मुश्किल है, अगर किसी को हटा दिया तो उसको वापस लाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, संवैधानिक रूप से लाया जा सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट भविष्य में 370 को वापस लाना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, संवैधानिक रूप से लाया जा सकता है। आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं, तो ठीक है बच्चे, आज की कहानी को खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। तब मिलते हैं हम ट्यूसडे को, कल नहीं ट्यूसडे को। चलो बाय बाय, 10 विदानियां।